बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति मौत सिंह। यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव की अंतिम तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने लखनऊ में बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक को राजनीतिक गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में बीजेपी की नई टीम और संगठनात्मक ढांचे को लेकर के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर मंथन हुआ है। ऐसे में लखनऊ में हुई ये बैठक कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ है कि आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी संगठन में नए चेहरों को लेकर के अंतिम मुहर लगा चुकी है। नए चेहरों में अब किस किस समीकरण को भारतीय जनता पार्टी साधती है, अब बस देखना ये बाकी रह गया है। ये तय है, ये सर्वविदित है, वेल नोन है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में परिवर्तन होने जा रहा है। और वो भी परिवर्तन सिर्फ साधारण परिवर्तन नहीं, व्यापक परिवर्तन। लेकिन जब ये व्यापक परिवर्तन टीम पंकज का होना है तो इसमें अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो गया है कि किस किस इक्वेशन को भारतीय जनता पार्टी साधती है। क्या समीकरण इसमें बनाए जाते हैं, किन समीकरणों को ध्वस्तीभूत किया जाएगा और किन समीकरणों को उसके ऊपर रखा जाएगा। कास्ट इक्वेशन, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण भी, कई सारे समीकरण हैं इसमें। अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जो लोग हैं, वो सिर्फ प्रशासनिक कार्यभार न संभालें, बल्कि बीजेपी है। बीजेपी कहती है कि हमारी रीति नीति ये है कि आप अगर सरकार में हैं तो आप संगठन के कार्य कब किसी बूथ लेवल के पन्ना प्रमुख स्तर के कार्यकर्ता को उठा करके राज्य के शीर्ष पद पर बैठा दे, ये बीजेपी में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भारतीय जनता पार्टी के से आए हैं। भारतीय जनता में कौन आएगा कौन जाएगा, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। खास करके जब से डिसीजन, जब शीर्ष नेतृत्व अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रही हैं, तब जो सुर्खी बहुत तेजी से चलते हैं, वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वो नाम पलट देता है और ऐसे लोगों को लाया जाता है जो सुर्खियों से बहुत दूर होते हैं, जिनके नाम कहीं नहीं होते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी जगह देती है। और इसीलिए बीजेपी के अंदर हर एक कार्यकर्ता आशान्वित रहता है कि जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसकी ये जिम्मेदारी, उसकी ये मेहनत, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी जिम्मेदारी, उसकी मेहनत को शीर्ष नेतृत्व देख रहा है और कब उसे नई भूमिका में ढाल दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। अब उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है, इसलिए सवाल कई सारे उठ रहे हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि करीब 50 से 66% पूरी टीम उत्तर प्रदेश में संगठन की वो बदल जाएगी। क्या नए सिरे से टीम पंकज को खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है, पंकज चौधरी दिल्ली से होकर आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह से पूरी शिद्दत से चर्चा करके आए हैं सभी समीकरणों पर। अब उसके बाद जब दिल्ली से लौटे पंकज चौधरी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे।
यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो चर्चा वहां पर हो चुकी है उन चर्चाओं को बताने आए थे पंकज चौधरी मुख्यमंत्री को, और मुहर, अंतिम मुहर लेने आए थे, हम कह सकते हैं इस पर। ये बताने आए होंगे कि इन समीकरण को हम देखना चाह रहे हैं, योगी जी की क्या राय है उस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि संगठन और सरकार का तालमेल बना रहे। चलिए, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अविरल भाई का बहुत स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता का स्वागत है। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र यादव जी हमारे आलोक पांडे जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा भारत अपडेट पर। मैं सबसे पहले अविरल मलिक के पास आऊंगा। अविरल मलिक, दिल्ली से आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात पंकज चौधरी की, क्या अनुमान हम लगाएं, क्या किस तरह से देखा जाए, कुछ संकेत देंगे? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मुलाकात का, भेंट का और एक तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त करने का, तो निरंतर ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और एक परिवार के नाते निरंतर एक दूसरे से मिलना निरंतर जारी रहता है और मार्गदर्शन प्राप्त करना पूर्ण रूप से जारी रहता है। जैसे एक परिवार में बैठ के बातचीत होती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में शानदार तरीके से, आराम से, मजेदार तरीके से, पूर्ण रूप से शांति के साथ बैठ के बातचीत होती है, मार्गदर्शन लिया जाता है और बिल्कुल शांतिपूर्ण, बहुत अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी परिवार में रहता है और एक परिवार की तरह पूर्ण रूप से हमारी पार्टी काम करती है। कोई भी कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, उसे शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल स्पष्ट है, जग जाहिर है सबके मध्य में। बहुत सारे उदाहरण है, अगर मैं उदाहरण गिनाऊंगा तो मेरे हिसाब से 20-30 उदाहरण, बहुत प्रमुख उदाहरण है। और अभी मैं सपा से अगर पूछूं, नितेंद्र यादव जी से पूछूंगा तो वो कहेंगे पर्ची वाली बात, मतलब उसमें वो पर्ची वाली बात जरूर लेकर आएंगे। यानी कि शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद जब योगी जी से, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पंकज चौधरी करने गए हैं, तो इसके क्या निहितार्थ निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक विषय है नितेंद्र जी का, समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का, उनके वर्जन का, तो उनका अपना वर्जन हो सकता है, लेकिन रियलिटी की मैं बात बता देता हूं। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात होती है, उनसे भेंट की जाती है हर पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में है और पूर्ण रूप से सब एक दूसरे बातचीत करके फैसले लिए जाते हैं। जब सब एक तरीके से राजी होते हैं उसके बाद फैसला होता है। यानी आप कह रहे हैं पार्टी विथ डिफरेंस है बीजेपी, तो ये बताइए पार्टी विथ डिफरेंस बीजेपी क्या डिसीजन लेने जा रही है संगठन को लेकर के? अब ये बताइए 50 से 60% अगर बदलाव हो जाता है, पूरी टीम, आधी से अधिक टीम की अगर पूरी तरह से बदलाव की भूमिका में हम देखते हैं, तो हम क्या समझें? यह अतिशयोक्ति नहीं हो जाएगा? ज्यादा नाराजगी नहीं झेलनी पड़ जाएगी? आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को, नए चेहरों को और जो नए कार्यकर्ता उन्हें अवसर दिए जाने का पूर्ण रूप से काम किया जाता रहा है। ये परंपरा रही है। जो युवा है उन्हें सामने लाया जाता है, नए लोगों को मौका दिया जाता है, पूर्ण रूप से वही किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, नए लोगों को अवसर मिलेगा, हर जाति का, हर समुदाय का, हर, यानी कि आप कह रहे हैं ऑल इज वेल है। अविरल पांडे, अविरल मलिक जी, आप कह रहे हैं ऑल इज वेल है, सब कुछ सही है भैया। मैं अब थोड़ा एक टिप्पणी ले लूं नितेंद्र यादव जी का, उसके बाद मैं आलोक पांडे जी के पास जाऊंगा। नितेंद्र यादव जी, इस हलचल को बीजेपी के अंदर जो ये मुझे पता है कि आप कहेंगे ये अंदरूनी मामला है बीजेपी का, लेकिन समाजवादी पार्टी कैसे देखेगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं इस हलचल को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि टिप्पणी अखिलेश यादव पहले भी कर चुके हैं कि दिल्ली से पर्ची आई क्या, जिनके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उनसे पूछा गया क्या? तो समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है इस हलचल को बीजेपी के अंदर? जी धन्यवाद। एक्चुअल में जब आपको समाजवादी पार्टी का वर्जन भी पता है और क्या टिप्पणी करेंगे ये भी पता है, तो हमारी तरफ से आप जवाब भी
दे दीजिए, हमसे सवाल लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने सोचा कि आप एक तो नया सच वर्जन बात है, देंगे, कीजिए बात। यही अपेक्षा है आपसे। नहीं, अब आज जब आपको पता है कि समाजवादी पार्टी से पूछेंगे तो ये जवाब दे देंगे, ये जवाब दे देंगे, तो नहीं, जैसे आप लोग एक मिनट नितेंद्र जी, जैसे आप लोग पीडीए का नया फॉर्मूला लगातार नया वर्जन लेकर आते हैं ना, वैसे मैंने सोचा एक नया वर्जन आप लोग इस बार भी दे देंगे, आपसे मैं वही अपेक्षा कर रहा था, तो दीजिए जरा एक नया वर्जन। एक्चुअल में हम लोग अंतर्यामी नहीं है, तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि आप क्या सोच रहे हो, वरना वही हम जवाब देते। अब आपकी सोच को हम समझ नहीं सकते कि आप अंदर वहां स्टूडियो में बैठ करके नोएडा में क्या सोच रहे हो, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए। हम लोग तो वही बात करते हैं। सही बात तो ये कि आज के विषय पे समाजवादी पार्टी कोई ऐसा विषय नहीं जिसपे कोई डिबेट जैसी विषय बन रहा होता और हम अविरल भाई को या यहाँ कोई जवाब देने आते। ये सच बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना सांगठनिक मामला है, अपनी टीम का गठन करेंगे, किसको हटाएंगे, किसको रखेंगे। चुनावी साल है, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से सारे पार्टी के लोग तो फिर अखिलेश यादव ने टिप्पणी क्यों की? कांटे दुरुस्त करते। तो आपके सर्वोच्च नेता ने फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर क्यों टिप्पणी की थी, जब उनका अंदरूनी मामला है, उनकी सरकार का मामला था? कीर्तिमान जी, मंत्रिमंडल का विस्तार और संगठन का विस्तार दोनों अलग अलग विषय हैं। मंत्रिमंडल सरकार का विषय होता है और सरकार जनता से जुड़ी होती है, तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल पर सरकार में विरोधी दल के नेता, विरोधी पार्टी टिप्पणी करेगी। और क्यों नहीं करेगी? क्या कारण था किसी मंत्री का प्रमोशन करना, किसी का डिमोशन करना, किसी पार्टी के गद्दार को शपथ ग्रहण कराना, वो अलग विषय है, कौन विकास करेगा। लेकिन संगठन जो होता है वो पार्टी का अपना। लेकिन नितिन यादव जी, ये तो आपको मानना होगा ना, हमारी पार्टी अपनी नितिन जी, किसको बना। लेकिन ये तो मानना होगा कि सरकार तो योगी जी की थी, वो किसको मंत्रिमंडल में रखें, किसको नहीं रखेंगे, ये तो उनका अपने ऊपर उनकी अपनी समझ है, उनकी सोच है, किसको रखना है। अच्छा ये बताइए कीर्तिमान जी, योगी जी का मंत्रिमंडल है, योगी जी की सरकार है, योगी जी स्वयं डिसीजन में, योगी जी भी तो किसी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। योगी जी स्वयं मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो आप जानते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं हुए थे, बहुत सारे नाम थे, जिनके नाम थे वो आज बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो ये तय कहीं से होता है ना, और अगर ये तय ना हो रहा होता तो आप इस विषय पर डिबेट नहीं कर रहे होते कि वो अमुक व्यक्ति वहां गया, वहां से मुलाकात करके आया और फिर इसके बाद में वहां मुख्यमंत्री से मीटिंग की गई। अविरल भाई भी ये नहीं कह रहे होते कि हमारे यहाँ शिष्टाचार की व्यवस्था है, आशीर्वाद देने की परंपरा है। तो ये कहीं ना कहीं से तो तय होता है ना। योगी जी खुद में डिसीजन मेकर नहीं है, अगर खुद में डिसीजन मेकर होते तो ओम प्रकाश को योगी जी को नियुक्त किया गया होते। अच्छा, एक जवाब ले लेते हैं, छोटा जवाब ले लूं मैं अविरल भाई से। अविरल मलिक जी, योगी जी को नियुक्त बता रहे हैं नितेंद्र यादव जी, योगी जी नियुक्त किए गए, अपॉइंट किए गए हैं क्या? वो तो 3 बार, वो तो लगातार जनता के आशीर्वाद से आप कहते हैं कि जीतते आए, उनके नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश जीते हैं, इस बार भी आप लोग उन्हीं के चेहरे पर जाएंगे। कीर्तिमान जी उनसे जवाब लेने पहले मेरा सवाल ले लीजिए। हाँ, 2017 में अविरल जी, 2017 में योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। मैं जवाब देता हूँ। अब जवाब देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश का योगी जी का बिल्कुल स्पष्ट है। वर्ष 2017 की नितिन जी बात कर रहे हैं, उस ओर इशारा कर रहे हैं। तो वर्ष 2017 में योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने और विधायक दल के द्वारा उन्हें चुना गया, सर्वसम्मति के साथ वो नेता चुने गए और विधायक दल के नेता जो होते हैं वही राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो उस आधार पर वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल स्पष्ट है, सबको मालूम है जी। चलिए ठीक है नितिन जी, सुना आपने। अब मैं आऊंगा आपके पास, मैं आलोक पांडे जी से एक इनिशियल कमेंट ले लूं। आलोक पांडे जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा। आलोक पांडे जी, इस पूरे हलचल को कैसे देखें? आलोक सर। नहीं देखिए भाई, अगर बात अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी की चल रही, नियुक्ति चल रही है, तो एक प्रसंग मुझे भी याद आ गया नितिन भाई के लिए कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो जनता द्वारा चुने गए थे? जनता के उनके देश में गए थे, मुलायम सिंह के नाम पर चुनाव हुआ था। करेक्ट। मुलायम सिंह के और उसका मुलायम सिंह ने अपने को पीछे करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था, समाजवादी रथ चला के अपॉइंटेड ही थे। अगर बात आती है कि योगी जी के नेतृत्व 2017 में नहीं, 2017 में वाकई नहीं गए योगी जी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पे, और चुनाव अमित का था। लेकिन 17 के बाद जब 22 में चुनाव हुआ दोबारा कानून व्यवस्था, योगी जी के चेहरे पे चुनाव था जी। तो कम से कम अब 2022 तक के 22 के बाद तो कहा जा सकता है
कि उन्हें पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा नियुक्त के साथ साथ जनता का भी भरपूर प्यार और समर्थन मिला। अगर अखिलेश यादव 2017 में चुनाव जीत जाते तो मैं फिर कहता कि वो भी अपॉइंटेड मुख्यमंत्री नहीं रहे। अखिलेश यादव जी तो अपॉइंटेड मुख्यमंत्री रहे। तो ये कहने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारी पार्टी में भी क्या घट चुका है। हम दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने ऊपर भी बिल्कुल, जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन बात क्या आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मलिक जी हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई हैं, हमेशा मैं सुनता हूं कि बड़े मौज से कहां संगठन में चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक पसीना बहा रही होगी कि क्या किया जाए कि अब चुनाव कैसे जीते। 2 चुनाव जीत चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अगर ये तीसरा जीतते हैं तो मुझे लगता है कि 3 बार लगातार 5-5 साल का टेन्योर पूरा करना, शायद मेरी जानकारी में अगर कांग्रेस ने कभी लगातार किया हो तो किया हो, लेकिन बाकी तो 35 साल में तो 2 बार कोई पार्टी रिपीट नहीं करी। ऐसे ही राजनीतिक माहौल है उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा था, उससे उनका अपना एक बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह सकती है हमने बंगाल जीता, हमने असम जीता, हमने हरियाणा जीता, हमने मतलब उपचुनाव जीते, लेकिन लोकसभा के चुनाव, यूपी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी अपना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट होकर काम करता है। और मैं संगठन में आपको बता दूं, ये पीडीए की छाप वाला संगठन आएगा। मुझे नहीं पता कौन बनेगा, लेकिन पीडीए से भारतीय जनता पार्टी जरूर सशंकित है और पीडीए ही इस बार आपको संगठन में, पीडीए के जात के लोग, और आपने कहा था कि पीडीए धर्म के आधार पर या जात के आधार पर, तो मैं आपको बता दूं जात के आधार पर एक संगठन में फेरबदल होगा, धर्म के आधार पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी को एक धर्म का बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने आलोक सर बिल्कुल सही कहा। और मैं तो कहूंगा पीडीए की काट बीजेपी लेकर आई है। नितेंद्र यादव जी आपने सुना आलोक पांडे जी को, जरा जवाब दीजिए नितेंद्र जी। आलोक पांडे जी ने जो तथ्य रखे सामने, क्या पंचायत चुनाव से लेकर के और भी तो चुनाव हुए हैं, योगी जी के चेहरे पर हुए, और कई लोग ये कह रहे थे कि इसमें योगी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, योगी जी के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर ये चुनाव बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारती है और भी चुनाव, तो फिर योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल होगी। कीर्तिमान जी, आलोक जी का जवाब मुझे देने के लिए कोई बात नहीं। आलोक जी अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं और उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया, इसमें उनको जवाब देने का मेरा कोई औचित्य नहीं। मैं मलिक को जवाब दूंगा आपके सवाल, वो तो विश्लेषण कर रहे हैं, सही कह रहे हैं कि आखिर जो समाजवादी पार्टी ने लाइन खींची, भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन उसी लाइन पर आना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का आज से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, हम हमेशा शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात करते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा वो की बात करती थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था की बात करती थी, धर्म संप्रदाय की बात करती थी, आखिर भारतीय जनता पार्टी को लौट के उसी रास्ते पे आना पड़ा। और आना पड़ेगा या आना पड़ेगा या आएगा, जैसा कि आलोक जी की आशंका है कि जो संगठन होगा वो पीडीए की तर्ज पर आएगा, उसमें पीडीए के लोग ज्यादा होंगे, चुनाव की रणनीति उसी तरीके से बिछाई जा रही है। आपका समीकरण नहीं बदल जाएगा। हमने एक प्रयोग करके दिखा। कीर्तिमान की बड़ी गंदी आदत है। नितिन जी एक मिनट बोलने नहीं देते। नितिन जी मैं सवाल पूछ लूं, मैं ये कह रहा हूं जब पीडीए में पूरा करने देते मैं बैठूंगा आपसे। एक मिनट नितिन जी, मैं बस एक सवाल पूछ लूं। मैं ये कह रहा हूं नितिन जी, अच्छा बोलिए बोल लीजिए। क्यों बैठाते हो मुझे? अच्छा बोल लीजिए आप बोल लीजिए, समय आपका है। आलोक जी बोलेंगे तो कहेंगे वाह 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 वाह, अभिनव जी बोलेंगे तो वाह वाह, तो आप भी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा बोलिए नितिन जी, बोलिए। टाइम बहुत कीमती होता है भैया, बहुत से बोलिए नितिन जी बोलिए। क्या बोले भाई, फ्लो को तोड़ दिया आपने। गुस्साइए मत, नाराज मत होइए, बोलिए। सेंटेंस होता है दिमाग में बोलने के लिए। ये एक बात काम अविरल करें या आलोक जी करें। मैं तो यही कह रहा था पीडीए की काट लेकर आए हैं, और आप मुझे बीच में डिस्टर्ब। मैं तो यही कह रहा था पीडीए की, मैं तो कह रहा था पीडीए की काट लेकर आए हैं, बीजेपी वाले पीडीए की काट लेकर आए हैं, मैं यही कह रहा था। स्वागत है उनका, काट क्या होती पीडीए की? हम तो पीडीए के हितैषी हैं, हम चाहते कोई भी समाज पीडीए का भला करे, इसमें काट क्या होती है भाई? मैं स्वागत करूंगा, अच्छा है, लेकर के आए। पीडीए के लोगों को सम्मान दें, उनको बढ़ाएं, उनको मंत्रिमंडल में स्थान दें, उनको संगठन में स्थान दें, और पीडीए का जो आरक्षण चोरी कर रहे हैं उसको भी पूरा करें।
आरक्षण घोटाला किया कि नहीं किया? सारे विभागों में लगातार जिस तरीके से हमारे आरक्षण का जहां 27% मिलना चाहिए वहां 2%, 2%, 3%, 21 विभागों का हमने अभी पीडीए घोटाला 1 जारी किया बुकलेट, उसका सरकार जवाब दे। तो सरकार तो पीडीए की घोटाला कर रही है, हमारे लोगों को जॉब से निकाल रही है कि किसी भी विभाग की एक भी वैकेंसी का आपको मैं आज दावत देता हूं, कहता हूं कि कल आप पीडीए घोटाले पर जरा एक डिबेट लॉन्च करिए और मैं बैठूंगा पूरे तैयारी के साथ, आपको एक एक विभाग की सूची दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं नहीं बैठा हूं, कहीं दूसरी जगह बैठा हूं, और मैं आप विभाग वाइज आपको पूरे डेटा दूंगा कि किस विभाग में कितने भर्ती हुई, उसमें कितना कोटा पीडीए को मिलना था और कितना भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने जीवन काल में पीडीए का समावेश कर ही नहीं सकती, पीडीए के साथ धोखा ही करती है। वो जैसे गधे की नाक के आगे गाजर लटकाना, ऐसे ही पीडीए के साथ करती है। दिखावे के लिए कुछ चेहरे जरूर लाएगी लेकिन उनका अधिकार नहीं देगी। मैं कीर्तिमान जी आपको न्योता देता हूं कि आप एक पीडीए की आरक्षण घोटाले पर डिबेट रखिए। बिल्कुल सर, करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जवाब किसी भी हम डिबेट करेंगे सर। लेकिन नितिन यादव जी उससे पहले ये बताइए, आपने कहा पीडीए में कौन कौन आता है, आपकी पीडीए में कौन कौन शामिल है? कितने बार आपको व्याख्या दी गई है, जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, जो भी अपमानित है, समाज का जो भी शोषित वंचित तबका है, इसमें बताइए कितनी व्याख्या कर दूं? उसमें अगड़ा नहीं आएगा? आपको संविधान के अनुसार कौन कौन पीड़ित लगता है, कौन कौन दुखी लगता है, कौन कौन उसमें अगड़ा भी तो पीड़ित है, कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है? नितिन यादव जी उसमें अगड़ा भी तो पीड़ित है सर। हाँ, अगड़ा पीड़ित नहीं है? मैंने उससे कब मना किया कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो भी पीड़ित है? अभी स्वामी मुक्तेश्वरानंद को भी कहा कि वो भी पीड़ित है, वो भी दुखी है, वो भी अपमानित है, वो भी हमारे पीडीए में है। आए थे कानपुर, हम लोगों ने स्वागत किया उनका, क्योंकि उनको भी लोग काल नहीं बता रहे हैं। बताइए अविरल मलिक, आप जवाब दीजिए। आप सुना आपने नितिन जी को, सुना? जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनके द्वारा पीडीए की बात की गई और अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है तमाम सारी चीजों पर बात की गई। देखिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है, जनता के मध्य में अगर हम जा रहे हैं इस चुनाव में पूर्ण रूप से, तो 2017 से 2022 तक, 2022 से 2027 तक जिस प्रकार से मजबूती के साथ योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने विकास किया है, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट हो, रोड्स सेक्टर का डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास हो, किसानों के हित में लिए गए फैसले हो, या 2017 में वायदा हुआ था कर्ज माफी का 1-1 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की बात हो, और अच्छी सड़कों का विषय हो, डबल इंजन की सरकार का विषय हो, केंद्र सरकार की स्कीम्स को 100% उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंटेशन करने का विषय हो, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, बहन बेटियों की सुरक्षा और रक्षा का विषय हो, या फिर एक तरीके से अपराध और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा और दंगाई मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश, शांत उत्तर प्रदेश की बात हो, तो इसके आधार पे जमीनी स्तर पे हम पूर्ण रूप से जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड के आधार पे जाएंगे, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हर रिलीजन, हर जात, पंथ, संप्रदाय, सब लोग पूर्ण रूप से इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे हमारा मूल्यांकन करने का पूर्ण रूप से काम करेंगे। पंकज चौधरी जी की अध्यक्षता में, योगी जी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय बीएल संतोष जी, नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर हम जाएंगे। इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है तथ्यों का, तो हम तथ्यों के, फैक्ट्स के, फिगर्स के आधार पर बात करते हैं, उसी के आधार पर जनता हमें वोट देगी, और डेवलपमेंट के मुद्दे पे जनता के मध्य में वोट मांगने के लिए जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं नितिन यादव जी तथ्यों से परे बात करते हैं? नहीं, देखिए, हम तो अपने विकास की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, और योजनाओं की भी अगर मैं बात करना प्रारंभ करूं तो कम से कम 200-300 योजना, और उसमें अगर डीपली चला जाऊं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। देखिए, मैं केवल 1 मिनट में स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक विषय केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार ने क्या किया, जिस तरीके से गांव-गांव तक खंभा पहुंचाने की बात हो, घर-घर तक बिजली पहुंचाने का विषय हो, शौचालयों के निर्माण का विषय हो, आवास योजना के माध्यम से जनता को लाभान्वित करने का विषय हो, जनधन खाता धारकों का विषय हो, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य सबको लाभ हुआ। हर जात, पंथ, संप्रदाय, हर भाषा, हर जिले के आदमी को लाभ हुआ। तो उसके आधार पर जनता वोट देगी। अविरल मलिक जी, आ रहा हूं मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक पांडे जी, सर, अगर सब कुछ ऑल इज वेल है, बीजेपी कह रही है कि हमने सब वर्गों का ध्यान दिया है, सबका ख्याल रखा है, सबका साथ सबका विकास किया है, तो सर फिर ये राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण, संगठन से लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार में क्यों देखने को मिल रहा है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे सर।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर भारत में हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार को हमेशा बदनाम करते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार में जात के बगैर कुछ होता नहीं, किसी राज्य में जात के बगैर कुछ नहीं होता। बताइए तमिलनाडु में कितने ब्राह्मण उम्मीदवार बनाए गए थे? एक भी नहीं बनाया गया, एक भी नहीं था ब्राह्मण उम्मीदवार, नहीं था किसी पार्टी में। ब्राह्मणों की संख्या 3% है, कौन पूछेगा? तो इसलिए अगर भारत की सच्चाई जाति है तो जाति के समीकरण को तो साधना ही पड़ेगा भाई। जैसे आप ऐसे समझे, राकेश सचान जी गए समाजवादी पार्टी से बाया कांग्रेस होते हुए बीजेपी में, तो कहे के लिए राकेश सचान जी को विधायक बनाया, फिर मिनिस्टर बनाया? हालांकि एक विभाग विचारों से छीन भी लिया। मनोज पांडे को तो अब तो नाम मात्र के मिनिस्टर रह गए, वो भारतीय जनता पार्टी में। वो तो जो अच्छा विभाग था उनका वो तो ले लिया गया। लेकिन मेरा मानना यही है कि भाई कुर्मी वोट चाहिए ना। राकेश सचान जी ने ऐसा क्या किया था बीजेपी के लिए? पहली बार में विधायक बने, पहली बार में मिनिस्टर बने, 3-3, 4-4 मंत्रालय मिले। हमारा बड़ा अच्छा परिचय है, हमारे शहर के हैं। और लेकिन जब बात आती है विश्लेषण, तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी में तो लोगों के पैर और पीछे का भी घिस जाता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर दूसरी पार्टी से आओ तो खटाक से अगर आपके साथ जाति समीकरण है तो फिर आपको बढ़िया भलाई मिल जाएगी। और अभी एक पांडे जी को भी बीजेपी ने मिनिस्टर बना दिया, मनोज वो भी पांडे। समाजवादी पार्टी। मनोज पांडे तो खाद्य जाति समीकरण सर, भारतीय मलाई जनता की पार्टी नहीं लेगी। मनोज सर, आलोक सर, मलाई की आपने बात की और मनोज पांडे को खाद्य विभाग मिल गया है। मतलब एक संयोग ही है कि प्रयोग ही है, क्या कहा जाए इसे? नहीं, देखिए एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है गद्दारी करो, हमारे पास आओ, हमको लाभ दो, आपको लाभ देंगे। म्यूचुअल है, जैसे ममता बनर्जी करती थी जी। ममता बनर्जी का मॉडल थोड़ा एग्रेसिव था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी के लिए तुम काम करोगे, हमारी पार्टी के लिए 25-30 उदाहरण गिनाए, कह रहे हम गिना सकते हैं। ऐसे 100 उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जहां दूसरी पार्टी का नेता आया भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में गोली खाया, संगठन का व्यक्ति, और दूसरी पार्टी से आप इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप सोचिए बीजेपी की क्या रणनीति है। जी ठीक है भाई, मेरा अपना मानना है कि बंगाल में गोली खाई बीजेपी के लोगों ने, मुख्यमंत्री बना टीएमसी का। आज भी मुख्यमंत्री किसका है? बीजेपी का है, बीजेपी का डर है। असम में मुख्यमंत्री किसका है? बीजेपी का है, नहीं है। अब दूसरी पार्टियों से आयातित चेहरे ला करके आप पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। और जो पार्टी के लिए जान देता है, भाई इस मामले में तो समाजवादी पार्टी की तारीफ करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लिए आप पसीना बहाओ, आपके लिए खून बहा देगी। और बीजेपी के लिए आप खून बहाओ, आपके लिए पसीना भी नहीं बहाएगी। और दूसरी पार्टी का आ जाए कहीं इनके पास, अरे भैया उसके तो पैरों में गिर पड़ते हैं। लीजिए नितेंद्र यादव जी, पार्टी की अच्छाइयां बहुत होगी, मैंने आज कमियों की नितेंद्र जी, ठीक है सर। नितेंद्र जी लीजिए, आपकी तारीफ कर दी आलोक पांडे जी ने। उन्होंने कहा कि अरे भाई मैंने जी, आपने उनकी तारीफ की, उन्होंने आपकी तारीफ कर दी। अरे भाई तारीफ इसलिए करेंगे कि आलोक पांडे हमारे शहर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारी विधानसभा क्षेत्र के हैं, एक पुरानी क्षेत्र के हैं। मैं गोपालपुर का रहने वाला हूं, हमारे पड़ोसी भाई हैं। तो और ये अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को, वो विषय नहीं है ये तारीफ करना। और सही बात कर रहे हैं। अरे एक कितने नाम, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी दिया था, किसी सरकार का कितना महत्वपूर्ण विभाग होता है, पीडब्ल्यूडी कांग्रेस से है, जितिन प्रसाद दिए। भाई आप आइए, भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य है कि आप दूसरी पार्टियों को किसी भी तरीके से खत्म करिए और आप हमारे यहाँ आइए। उनके यहाँ का ट्रेंड किया गया सोया पाला, क्यों? राकेश सचान समाजवादी पार्टी में 2 बार विधायक बने, 1 बार सांसद बने, 2 बार विधायक हारे, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, उनके सब सासू मातू अम्मा सब लोग बहन सब जिला पंचायत रहे, ब्लॉक बनाया गया। ठीक है, 1 बार नहीं की गई तो चले गए कांग्रेस से होते हुए आए, सही बात है, दिया गया, मनोज पांडे को दिया गया। और बहुत सारे उदाहरण पूरे प्रदेश में, जिसको शाम को भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली दें, चक्की पिसिंग बतावे, दूसरे दिन आपके पास है, वो डिप्टी सीएम बन जाएगा। तो इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन बेहतरीन वाली है, उसमें किसी ब्रांड का क्या नाम है जो सबसे अच्छा डिटर्जेंट हो सकता है, वो वहां पर है। तो ये विषय ही नहीं है। अगर सही कह रहे थे कि देखिए संगठन का विषय भारतीय जनता पार्टी, और अगर जिस तरीके से अभी बंदल भाई ने कहा कि हम इन मुद्दों पे जाएंगे, मैं स्वागत करता हूं, बिल्कुल दिल खोल कर स्वागत करूंगा। आप आइएगा और इसी मुद्दे पर चर्चा करिएगा
हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जनता के बीच जाइएगा फिर। लेकिन जब चुनाव आ जाएगा तो फिर कोई मंगलसूत्र, कोई भैंस, और फिर ये चर्चा शुरू हो जाएंगी, फिर शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होगी। विकास में चर्चा नहीं। मैं तो खुली चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अभी जो अविरल भाई ने बड़े खुले दिल से कहा, इन्हीं मुद्दों पर आइए और चुनाव कराइए। तो आपने लेकिन काउंटर प्रश्न भी पूछे, अगर इन्हीं मुद्दों पर जाना है तो इसकी आवश्यकता क्या है जो करने जा रहे हो? लेकिन उसकी आवश्यकता है, मैं कहूंगा, क्योंकि वो एक संगठन है, कोई आश्रम तो है नहीं किसी बाबा का कि बामन वैसो शंकराचार्य बैठे सब लोगों के माला दे दी जाएगी, माला पकड़िए और घंटा हिलाइए। ये सत्संग का, यहाँ सत्संग करने तो आए नहीं, यहाँ राजनीति करने आए। राजनीति होती है और राजनीति को राजनीति के तरीके से किया जाएगा। मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर पीडीए समाज के लोगों को नेतृत्व दे। हालांकि सही कह रहे थे आलोक भाई कि राकेश सत्यान की जरूरत क्या थी? क्या पंकज चौधरी से काम नहीं चल रहा था? इससे पूर्व ओम प्रकाश सिंह से लेकर के कितने कुर्मी नेता भारतीय जनता पार्टी में रहे जो मुख्यमंत्री तक के दावेदार हो सकते थे। लेकिन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं, दूसरे दलों से आए हुए ये बेहतर, अच्छा, ये अच्छे कारीगर होते हैं और अच्छा उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके हमको देते हैं। तो ये उत्पादन करने के लिए शुभेंदु अधिकारी का सही नाम दिया। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर तो पूरी बुकलेट छापी थी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की, और आज उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री ने दूसरा। इतने कार्यकाल हो गए, चाहते तो एक बार कई 3-4 मुख्यमंत्री असम में बना चुके होते। नितिन जी, वो तो बुला रहे हैं, लेकिन नहीं, सुनिए ना नितिन यादव जी, वो तो बुला रहे हैं, वो तो आपकी पार्टी से भी ले लेंगे, बीएसपी से भी ले लेंगे, लेकिन आप लोग बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे बीजेपी से किसी को? ये चुनाव जब आता है तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के दरवाजे खुले रहते हैं। वो जैसी राजनीति, मैंने क्या कहा, ये सत्संग करने की जगह नहीं है, राजनीति करने निकले प्रकार है, जिसको जहां अपना हित दिखाई पड़ता है वो वहां जाता है और आते। तुम बहुत सारे लोग पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी में आए थे, समाजवादी पार्टी से गए होंगे। अभी भी जो आगे चुनाव आएगा, बहुत सारे लोग, जब चुनाव आता है तो तमाम लोग इधर से उधर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी सदस्यता अभियान का एक प्रमुख बना के कार्यालय में बैठाती है, कभी बैठ जाएंगे तो कभी हमारे मित्र बैठ जाएंगे। आपकी नजर तो सीधे केशव प्रसाद मौर्य पर थी। चुनाव प्रभारी, ज्वाइनिंग प्रभारी बना के बिठाए जाते हैं, कभी शुक्ला जी बिठा दिए जाएंगे तो फिर ढूंढ करके बुलाए जाएंगे, आइए आइए आइए। हालांकि चुनाव ज्वाइन कराया जाता है, दिया कुछ नहीं जाता है। नितिन जी सुनिए ना, आपने तो उप मुख्यमंत्री को ऑफर दे दिया था, अखिलेश यादव ने कहा था कि ये ऑफर खुला है, उप मुख्यमंत्री को ऑफर, वो ऑफर अभी भी है। इस बार हम योगी जी को ऑफर, इस बार हम योगी जी को ऑफर देंगे, इस बार हम योगी जी को ऑफर देंगे। तो फिर बचेगा ही क्या? हमारा केदारेश्वर मंदिर तक, फिर बचेगा ही हमारा केदारेश्वर मंदिर बन रहा है। अरे कीर्तिमान जी सुन नहीं रहे आप? हाँ, हमारा केदारेश्वर मंदिर बन के लगभग तैयार हो गया है। हाँ। और वहां प्रमुख पुजारी की, महंत की जरूरत है। तो मैं योगी जी को ऑफर करूंगा कि इस बार आइए और गोरखपुर के साथ साथ केदारेश्वर मठ को भी संभालिए। अच्छा, आप ट्रिपल जिम्मेदारी यानी देंगे, यानी कि आप ट्रिपल जिम्मेदारी देना चाहते हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर की भी जिम्मेदारी उनके हाथों में रहेगी, आपके भी मंदिर की, और उत्तर प्रदेश की सत्ता भी। ठीक है, आलोक जी, नहीं इसका मतलब, आलोक जी इसका मतलब ये हो गया, आलोक जी इसका मतलब ये हो गया मुख्यमंत्री वाली अखिलेश जी संभालेंगे और केदारेश्वर ना बिल्कुल नहीं। नितेंद्र यादव जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं लखनऊ के साथ साथ 2 और जिम्मेदारियां हम देंगे। ऑफर हम देंगे तो आप जिम्मेदारी कैसे करोगे? ऑफर हम देंगे तो जिम्मेदारी हम तय करेंगे, आप थोड़े तय करोगे। आलोक पांडे जी, प्रमुख बनाना चाहो तो बुला लो। आलोक जी तो जिम्मेदारी तय कर सकते हो। आलोक जी, यानी कि अब नितेंद्र यादव जी खुला ऑफर मुख्यमंत्री को दे चुके हैं कि आप लखनऊ भी संभालेंगे और दो मंदिर और संभालिए, एक गोरखनाथ वाला और एक हमारा मंदिर। देखो, 2 बातें हैं। जो नितेश भाई की बात है वो कह रहे हैं कि अब योगी जी राज्य बहुत कर लिया, मंदिर संभाल लें, और जो लखनऊ वाला राज्य वो अखिलेश भाई संभालेंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये तो भाई हमारे समझ गए आलोक भाई जी। अब लखनऊ का मंदिर तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, ये वाले मंदिर तो नितेश भाई तय कर सकते हैं कि भाई उन्होंने, अखिलेश जी ने बढ़िया मंदिर बनाया और मैं भी जाऊंगा दर्शन करने और वहां से सेल्फी भी। ये स्वागत है, बहुत अच्छा है। आलोक जी ने साथ दे दिया है नितेंद्र यादव जी का। अविरल मलिक जल्दी जवाब दीजिए।
जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आपका सवाल था, मुख्य रूप से आप कह रहे थे इसी चीज के ऊपर कि भाई जातीय समीकरण। अब जातीय समीकरण इसको नहीं कहा जाना चाहिए। मेरा मानना है अगर हर जाति के अगर एक तरीके से हर जाति को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हर रिलीजन को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इक्वल राइट सबको मिल रहे हैं, तो ये तो बराबरी की बात है। ये समीकरण नहीं है, जातीय समीकरण नहीं है, ये बराबरी की बात है। और हम सबको इक्वालिटी की आधार पर पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंटेशन मिले, डिस्ट्रिक्ट को नहीं, हर मंडल को मिले, पूरे क्षेत्र को मिले। वो कह रहे हैं पीडीए को कहां दिया आप लोगों ने, इक्वल रिप्रेजेंटेशन पीडीए को कहां दिया, पीडीए के लोगों को कहां दिया आप लोगों ने? अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर ली जाए तो दलितों के अधिकार की अगर बात हो तो उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने का अगर सवाल है तो निश्चित रूप से राइट एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम हमारी सरकार मजबूती के साथ कर रही है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये देश पूर्ण रूप से मजबूती के साथ अगर चल रहा है तो संविधान के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के आधार पर 2047 के लक्ष्य के आधार पर से चल रहा उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट, आप नोएडा जाके देखिए, गाजियाबाद देखिए, नोएडा मुंबई से बेहतर हो चुका। तो ये जिस तरीके से फिल्म सिटी बेहतरीन मैं समझता हूं बना है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में मजबूती के साथ जो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये सबके मध्य में। जी ठीक है, लेकिन नितेंद्र यादव जी, आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी की तैयारियां बहुत थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं अपेक्षाकृत बीजेपी के? बीजेपी जिस तरह से एक्टिव है, आप देखिए चुनावी मोड में आ गए हैं मुख्यमंत्री, वो पूर्वांचल में जाते हैं तो माफिया राज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि यूपी में अब माफिया राज नहीं चलेगा। अगर पश्चिमांचल में उनकी जनसभाएं होती हैं तो वहां जाकर के कहते हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा, न कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होगा। बीजेपी तो आ गई है ट्रैक पे, चुनावी ट्रैक पे, लेकिन नितेंद्र जी समाजवादी पार्टी भी आ गई है ट्रैक पे, वो तैयारियां हैं आप लोगों की भी? समाजवादी पार्टी आज के दिन पर पूरी तरीके से तैयार है। कल चुनाव की घोषणा हो, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को दिल्ली और बंबई भागी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ लखनऊ में बैठ करके और पूरा संगठन एक एक गांव, 403 गांव के एक एक बूथ तक लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डिस्ट्रिक्ट बुलाया जाता है, उस पर सारे नेता बुलाए जा रहे हैं, एक एक बूथ का समीकरण चेक कर लिया गया, संगठन चेक किया जाता है और बाकायदा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पेन कॉपी और अटेंडेंस के साथ इस बूथ के कितने लोग, कौन कौन प्रेजेंट, क्या क्या है, और सबके बुकलेट सही चेक हो रही है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रही बात चुनावी मोड की और समीकरण बताने की, समाजवादी पार्टी का समीकरण आप लोगों को नोएडा में बैठ के नहीं दिखेगा, क्योंकि हम यही तय करेंगे। हमें दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के यहाँ आशीर्वाद आपके समीकरण पर किसी से पर्ची लाने की जरूरत। नितिन जी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, और इसलिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हम पूरी तरीके से कमर करके हैं। चुनाव की कल घोषणा कराइए, परसों से समाजवादी पार्टी सड़कों में अपने आप चुनावी मोड में दिखेगी। ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ बहुत अलग ढंग की तैयारियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग तरीका है और जिस तरीके से अफजल भाई कह रहे हैं, बिल्कुल अभी हमारे आलोक भाई ने एक बात टिप्पणी में कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी को एक का वोट ही नहीं चाहिए, उनको अल्पसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो बात करते हैं। और पी और डी है उसको सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी सोच, अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, अभी माननीय को हाई कोर्ट ने एक लिस्ट दी है सरकार को और ये कहा है कि इन माफियाओं के, इन बाहुबलियों के मुकदमों का आपराधिक इतिहास दीजिए। जरा उस लिस्ट पढ़ने की जहमत अगर आप कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। भारतीय जनता पार्टी लिस्ट पढ़ने की जहमत कर दे कि जिन लिस्टों को माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को दी है, और कहिए तो मैं जहमत उठा लूं, मैं लिस्ट पढ़ूं कि 19 नामों में 17 नाम कौन से हैं। अच्छा नितेंद्र यादव जी, एक बात और, नितेंद्र जी एक बात और मैं आपसे पूछ लूंगा। जब आप पीडीए की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है पी और ए बस आपके पास है, डी तो गायब है, डी गायब है। देखिए अब ये बीजेपी क्या, बीजेपी अगर हमारे पास तो गायब है और बीजेपी ढूंढ कहां रही है? जो आप अभी सब नीचा में कहते हैं कि पीडीए दिखेगा, तो ये डी लाएंगे कहां से? ये है डी कहां पर? ये बहन जी के पास, योगी जी हैं।
ये बहन जी के पास है, अमित शाह जी हैं। बताइए क्यों अविरल जी बताइए। अविरल बहन जी पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बहन जी पर कोई टिप्पणी नहीं है। बहन जी बेचारी हाउस अरेस्ट हैं और उनके साथ मेरी शाम। अरे ये तो गजब हो गया। जब भारतीय जनता पार्टी हम लोग आएंगे तो नितेंद्र यादव जी बहन जी पर टिप्पणी नहीं करेंगे आप? 27 में तो उनको हाउस से निकालेंगे। अच्छा बहन जी पर क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे? अच्छा ये तो बताइए बहन जी पर क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे? बहन जी पर टिप्पणी क्यों नहीं करेंगे ये तो बता दीजिए। इसलिए नहीं करेंगे कि वो असहाय हैं, निरीह हैं, वो भी शोषित हैं, वो भी पीड़ित हैं, वो भी अपमानित हैं, इसलिए वो हमारे पीडीए का पार्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो हम जब उनके साथ हैं, उनकी मुक्ति की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी 27 में आएगी तो उनकी भी बेड़ियां खुलेंगी, वो भी घर से बाहर निकलेंगी। नितेंद्र जी, उनको भी दिल्ली तक घुमाएंगे। नितेंद्र जी, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है कि आपके अलायंस में कांग्रेस पार्टी के लोग जाते हैं बहन जी से मिलने के लिए, बहन जी से मिलने नहीं दिया जाता है? अच्छा ये कौन तय करेगा कि बहन जी से? हाँ, समाजवादी पार्टी तय करेगी बहन जी से मिलने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अरे कुछ लोग गए, नहीं मिलने दिया कि अपना समूह लेकर के चले आए। ये चाहने वालों को तय करना चाहिए था ना कि कोई उनको अपॉइंटमेंट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, उनके लिए दरवाजा खुला भी है कि नहीं खुला है। ये इसका जवाब हम थोड़ी ना देंगे, इसका जवाब कांग्रेस से पूछिए आप। आपके तो अनन्य सहयोगी क्या सोच के गए थे और बसपा के लोग जवाब दें कि क्या समझ के उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अच्छा आपके तो अनन्य सहयोगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कैसे देगी? हाँ। लेकिन एक पेच और फंसा हुआ है। कांग्रेस कह रही है अब बात होगी तो बस सीट पर बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। इमरान मसूद कह रहे हैं पहले सीट पर हम बात करेंगे तब कुछ बात करेंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताइए पहले। देखिए सीट शेयरिंग का फार्मूला हमने बता दिया है और वो राहुल गांधी जी को माननीय अखिलेश यादव जी ने मैसेज कर दिया है। अच्छा मैसेज जिस दिन जरूरत होगी तो हाँ हमने मैसेज दिया है और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया है कि आप अपने लिस्ट दे दीजिए, हमारे सरकार में फिट होते होंगे तो हम दे देंगे, बाकी 403 सीटों में सबकी पार्टी आ रही है। अच्छा अविरल मलिक जी इशारा कर रहे हैं, चला लूंगा क्योंकि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा अविरल मलिक इशारा कर रहे हैं, तो ये आ रहा कि देखिए सुनने में तो ये आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोग 120 सीट की डिमांड कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इतनी सीट नहीं देना चाहते हैं। और इमरान मसूद जी के जो बयान है, तो इमरान मसूद साहब के बयान तो लगातार आते रहते हैं, खैर वो तो पब्लिक डोमेन में है। और जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में कि उनके 2 विधायक हैं और 6 सांसद हैं। तो विधायक कम है, सांसद ज्यादा हैं, क्योंकि जब 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए आई थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी उत्तर प्रदेश आई थी और उन्होंने नारा दिया था। तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे तमकुई राज से वही हार गए थे, अजय कुमार लल्लू जी। और उसके साथ साथ कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो ये स्थिति कांग्रेस की है कि सीट भी अगर कोई जीती तो प्रमोद की, एक तरीके से प्रमोद तिवारी जी की जो पारंपरिक सीट है, आराधना जी उसी सीट पे जीती, वही एक तरीके से सीट आई। और बाकी अगर कांग्रेस को डिवीजन की बात कर जाए तो समाजवादी पार्टी इतनी सीट नहीं देना चाहती, नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी के जो निचले स्तर की जिला इकाइयां हैं और जो प्रदेश इकाई के लोग हैं और जो कार्यकर्ता गण है विधानसभा क्षेत्र में, वो चाहते हैं कि वो उन्हें टिकट मिले समाजवादी पार्टी से और वो खुद चुनाव लड़े। वो नहीं चाहते कि सीट शेयरिंग हो और कांग्रेस पार्टी को सीट जाए। ये समाजवादी पार्टी में रियलिटी है। नंबर 2, कुछ ये भी चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के विचार नहीं मिलते हैं। अब वो अलग विषय है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये तो रियलिटी है कि नेताजी यादव जी को अपमानित करने और जेल भेजने का अगर किसी ने काम किया तो इसी कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी इंप्लीमेंट करके 1975 में किया था। ये भी एक सत्यता है। और जो लोहियाइट है, जैसे नितेंद्र जी लोहियाइट हैं, लोहियावादी हैं, लोहियाइट होने की बुनियाद ये है कि कांग्रेस विरोध आवश्यक है और लोहिया जी पूर्ण रूप से हमेशा कांग्रेस विरोध करते रहे, ये भी एक सत्यता है। चलिए ऐसा है क्या नितेंद्र यादव जी, जल्दी बोलिए, जल्दी से। नहीं, बिल्कुल जो हमारे पास पुख्ता जानकारी है, बिल्कुल पक्के सबूत के साथ कि भारतीय जनता पार्टी से 5 अलायंस पार्टनर 70 सीटें मांग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी। तो अब समस्या है कि इतनी सीटें तो ये इनको दे देंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी कहां लड़ेगी और अविरल भाई को कहां टिकट मिलेगी, हमें इस बात की बहुत सारी अच्छा ये कैसे आपको पता चल गया? जो 25 वाले लोग हैं,
जो उनको बड़ी चिंता है। आप कीर्तिमान जी हमें आई टोकोगे, अब आपने अविरल जी को बोलने दिया, हमें फिर टोकोगे। इसलिए जो पक्के आरएसएस के लोग हैं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल की विचारधारा से आए थे, उन लोगों के सामने बड़ा संकट है कि जिलों में उनका समावेश कहाँ होगा। ये आयातित लोग, आया राम गया राम, जोकरी करने वाले, मस्करिया करने वाले लोग 70-70, 80-80 सीटें यही मांग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दे भी रही है। तो फिर बाकी लोगों का तय कहाँ होंगे, कहाँ लड़ेंगे? पहले इस चीज से निकल करके आ जाए और भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर करे कि ओम दास को कितनी सीटें देंगे, संजय निषाद को कितनी देंगे, जयंत चौधरी को कितनी देंगे, देंगे, बाकी 1-2 और पिछले होंगे जिनता वो भी 10-20 सीटें मांगेंगे। तो जब ये तय हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का अलायंस हमें तय। नहीं नितेंद्र यादव जी, ये सवाल इसलिए था, कहीं जोड़ना है नितिन जी, सवाल इसलिए था क्योंकि बीजेपी तो इंटरनली मैनेज करने में माहिर है, बहुत जल्दी अपने सहयोगियों से मैनेजमेंट कर लेती है, लेकिन समय लगता है और जो आंतरिक विरोध है वो खुल करके सामने विपक्षी दलों की आ जाती हैं, इसलिए ये सवाल पूछना लाजमी हो गया था। अविरल मलिक मुस्कुरा रहे थे, अविरल मलिक बताइए, जरा जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का विषय, मैं इसी चीज को कह रहा था, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा खिलाफ रहे कांग्रेस पार्टी के, चाहे चीन का मुद्दा हो, नेहरू जी की जो रणनीति थी चीन के विषय पर, उन्होंने मुखरता पूर्वक पार्लियामेंट में विरोध किया, नंबर 1। नंबर 2, 1975 में अगर आपातकाल लगाया तो कांग्रेस ने लगाया, चाहे चरण सिंह जी किसान मसीहा रहे हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, जितने समाजवादी नेता रहे हो, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी रहे हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात, जितने भी मोरारजी देसाई जी हो, सबको जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया तो इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। और सारे सोशलिस्ट सच बात है। कीर्तिमान जी जरा नीतीश जी को जेल भेजने का काम किया। बोलिए अविरल जी, भाई 2 मिनट बोल के जाना है, दूसरे चैनल। बोलिए नितिन जी, बोलिए। कह रहे हैं कि जो कीर्तिमान जी, हम लोग कहा करते थे एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो एक दौर पे जो कांग्रेस थी वही आज भाजपा हो गई है। कांग्रेस का ज्यादातर कन्वर्जन भाजपा में हो गया है। सोच वही है जो भाजपा, कई बार आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने एनडीए का साथ दिया था, उनके साथ रेल मंत्री थी, आज ममता जी को खा गए। नीतीश कुमार उनके साथ थे, उनको खा लिया। ज्योति बसु ने साथ दिया, उनको खा लिया। शिवसेना ने साथ दिया, उनको खा लिया। अकालियों ने साथ दिया, उनको खा लिया। तो जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया, बहुजन समाज पार्टी को खा लिया। तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देता है, भारतीय जनता पार्टी हाथी की सूंड के तरीके उसको लपेटता है और कमल के गट्टे के तरीके गपक जाता है। ये चरित्र सांपनाथ और नागनाथ का सेम है। भारतीय जनता पार्टी लगभग जो कांग्रेस थी वो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से जो भाजपा थी वो ज्यादातर समाप्त हो चुकी है। अटल जी का हाल देख चुके हैं, कहां बेचारे अडवाणी जी को कोई पूछ नहीं रहा। जोशी जी जो नारा लगता था कि देश की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, तो आज न मुरली मनोहर को कोई पूछ रहा है, न अडवाणी जी को कोई पूछ रहा है। अब बाकी बेहतर समीक्षा आलोक भाई से करवा लीजिएगा। वो नहीं नितिन जी 1 मिनट, नितिन जी 1 मिनट, जाइएगा मत, बस हमारे पास समय कमी, बस समय, हमारा समय हो रहा वाइंड अप का, जाइएगा मत, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी चले जाइएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो आलोक पांडे जी एक टिप्पणी दे दीजिएगा। आलोक पांडे जी टिप्पणी दे दीजिएगा। अब इस पे क्या टिप्पणी दी जाए? ठीक है, पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी बात रख रही है। मैं अगर मलिक भाई की जगह होता तो मैं जरूर कहता कम से कम ये कि भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों का वोट क्यों चाह रही है, क्योंकि कम से कम जितने विधायक और जितने सांसद हैं, आज सबसे ज्यादा अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है मिनिस्टेरियल में तो दलितों और पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी दे रही। ये कह सकते थे कम से कम, मोदी जी ने कम से कम दिखाने के लिए सही, लेकिन दलितों के पैर तो धोए, तो कम से कम समाजवादी पार्टी को यह आंसर मिलना चाहिए था। अब मलिक भाई ने नहीं दिया तो अपने कहा हम एक इस जगह आंसर दे दें। भारतीय जनता पार्टी ने माने या न माने दलितों पिछड़ों के लिए काम किया जरूर, लेकिन अब अखिलेश भाई का जो पीडी है क्योंकि वो हिट हो चुका है 2024 में, तो अब ये बात समाजवादी पार्टी कहेगी मेरा पीडी ओरिजिनल है, बीजेपी कहेगी मेरा पीडी ओरिजिनल है, हम ओरिजिनल पिछड़े दलितों के हितैषी हैं, समाजवादी पार्टी कहेगी हम हितैषी हैं। जनता को तय करना है 2027 जनता को तय करना है, ठीक है, कौन हितैषी। ठीक है सर। नितेंद्र यादव जी जवाब सुन लीजिएगा अविरल मलिक जी का, और उसके बाद मैं कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। अविरल मलिक जल्दी से। देखिए, दलित की बात पार्टी में है,
हर जगह, हर इकाई में, चाहे जिला इकाई हो, प्रदेश इकाई हो, राष्ट्रीय इकाई हो, या एक तरीके से मंत्रालयों का विषय हो, हर जगह पूर्ण रूप से दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी हैं। ओबीसी को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। सारे ओबीसी, सारे पिछड़े, सारे दलित, गरीब पीड़ित, शोषित, वंचित, सामान्य लोग, सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता जो है इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, चाय वाले इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में संभव है। नंबर 2, एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। नितिन नवीन जी एक उदाहरण है, सबके मध्य में है। और जिस तरीके से पंकज चौधरी जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी सबके सामने है। एक संत, एक ईमानदार व्यक्ति, जिस प्रकार से एक संत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो भी सबने देखा। तो जो लोकप्रिय है, जो जनता के मध्य में है, जिसे जनता चाहती है, जो पार्टी के प्रति जिसका समर्पण है, और जो ईमानदार है पूर्ण रूप से सत्य निष्ठा के साथ भारत को आगे बढ़ाने की सोच रखता है, आगे निश्चित रूप से हम बढ़ाते हैं, हमारी पार्टी बढ़ाती है। ठीक। नितेंद्र यादव जी खफा तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है, नाराज तो नहीं है? नहीं, चलिए हम लोग डिबेट में जब नाराजगी नहीं होनी चाहिए जितेंद्र यादव जी। नितेंद्र यादव जी, मैंने तो सबसे वही प्रश्न पूछा जो वाजिब था। नितेंद्र यादव जी, आलोक पांडे जी, अफजल मलिक, तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा डिबेट पर आने के लिए। चलिए, दिल्ली में मंथन जो हो रहा है, इसका निष्कर्ष उत्तर प्रदेश में आकर निकाला जा रहा है। यूपी की राजनीति में सियासत इस वक्त बहुत गर्म हो चुकी है। अब बस इंतजार है संगठन के विस्तार का। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।